Hello friends, welcome to MRK Study. In this video talking about most important question for HPCL, बार्क और IOCL। तो यहाँ पे हम बात करेंगे HPCL, बार्क और IOCL के बारे में। ये वीडियो नंबर 3 है, यहाँ पे वीडियो नंबर 3 है। 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ सभी के लिए, ठीक है। सिलेक्शन सीरीज रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम देखो IOCL की जो वैकेंसी है वो अब तो आएगी नेक्स्ट। अभी जो वैकेंसी चल रही है वो केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आई थी अभी पानीपत से। तो ये IOCL की हम 2023 की हम बात कर रहे हैं। 2022 में वैकेंसी आएंगी सितंबर अक्टूबर में या फिर नवंबर में, ठीक है। बार्क का आपका फॉर्म भर गया होगा और HPCL का भी फॉर्म आपने भर दिया होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सभी लोग क्या करना है भाई, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मुझसे जुड़े हुए हैं वो एक बार शेयर जरूर करना चैनल को, सभी लोग से बोलना सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी लोग पहली बार अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। IOCL, HPCL, ONGC, NPCL, बार्क, सेल, NTPC जो भी PSU होती है उसकी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है, ठीक है। डिप्लोमा वाले और ITI वाले, जो BTech वाले, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, होता क्या है कि हम तैयारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, कभी कभार बहुत अच्छी हाई लेवल की तैयारी करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे डिप्लोमा की तैयारी करी, उन्होंने पढ़ाई अच्छी तरीके से करी, तो वो हाई लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा ये कोशिश करता हूँ कि आपको लो लेवल के क्वेश्चन कराऊँ। हाई लेवल क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, कर लेते हो आप, सभी लोग तैयारी कर रहे हो अच्छी तरीके से कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो छोटे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वही नहीं कर पाते हैं, वही सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो टोम का है, ठीक है। टोम मतलब थ्योरी ऑफ मशीन। चलिए शुरू करते हैं, अभी देखते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन फॉर 6 लिंक मैकेनिज्म। अब देखिए इंस्टेंटेनियस सेंटर जो होता है उसका मैं डायरेक्ट फार्मूला अभी बता रहा हूँ। इसका नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर वो एक अलग टॉपिक है, हम उसको डीपली समझेंगे कि होता क्या है। अभी सिर्फ हम इसका एक फार्मूला याद कर ले रहे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है PSU में इसका, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर का जो फार्मूला होता है वो देखो ये होता है I बराबर I इजकल टू n-1/2, ठीक है। ये नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर है। n जो है ना वो लिंक है इसमें, n क्या है इसमें, लिंक, ठीक है। I है वो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर है। अब यहाँ पे 6 लिंक दे रखा है आपको, 6 लिंक। तो क्या करना है, I बराबर I इजकल टू 6 करोगे, इजकल टू 6 इंटू 5, 6 में से 5 गया तो 6 में से 1 गया तो 5 एंड 2 से डिवाइड करो 3 को, तो 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 15। बस आसान है, ठीक है। 15 इसका आंसर आ जाएगा, 15 इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस का सेंटर, आपको ये एक फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद करना है, I इजकल टू n-1/2। अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन बन जाता है, या तो आपको n दे देगा, n पूछेगा, या फिर आपको I दे देगा, I पूछेगा, ठीक है। जैसे आपने अगर n दिया तो I पूछेगा, और I दे दिया इसने तो n पूछ लेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो सेम टू सेम है। इस क्वेश्चन को आप जस्ट अभी करोगे कॉपी पेन पे, ठीक है, पेपर पेन पे अभी अभी इसको क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितना आंसर निकलेगा, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेटिनिस फॉर 8 लिंक्स मैकेनिज्म। तो n बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 8 लिंक्स दे रखा है, ठीक है। और I आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस सेंटर। करिए भाई, फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ। फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है भाई इसका, I बराबर होता है n-1/2। करिए भाई, क्या करेक्ट आंसर निकलेगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से करिए। कैसे करेंगे भाई, कितना आंसर निकलेगा, देखो n बराबर 8 रखोगे तो 8 इंटू 7 कर दोगे, ठीक है, बटे 2 कर दोगे तो 2 से 4 और 7 चौक 28, ठीक है। तो 28 आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर। बी आंसर इसका हो जाएगा। सभी लोग ने सही सही आंसर दिया है क्या, कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो सभी लोग, ठीक है, ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट विल बी द वर्टिकल हाइट ऑफ ए वाट गवर्नर। ये भी है आपका उसका टॉम का ही क्वेश्चन है। वाट गवर्नर का आपको वर्टिकल हाइट आपको पूछा है इफ़ द स्पीड ऑफ रोटेशन 8 RPM। तो स्पीड ऑफ रोटेशन आपको यहाँ पे पूछा है भाई। तो यहाँ पे देखो
हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे पता है आपको, देखो स्पीड दे रखी है एन बराबर तो दे रखा है 8, ठीक है, स्पीड दे रखी है 8 RPM। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो एच बराबर क्या होता है 895/n², ठीक है, यही होता है ना। मैं क्या करूँगा 895, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, पढ़ना गवर्नर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 895 895/n², ठीक है। एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन के, ठीक है, n² के। अब यहाँ पे n बराबर कितना 8, तो 8 × 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे 8 RPM दे रखा है ना, ठीक है। देखिए भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो 8 RPM है वहाँ पे 80 कर लेना, ठीक है, 80 है आंसर, ठीक है, 80 कर लेना। अब देखो आप करते हैं h बराबर क्या होगा, यहाँ पे h बराबर हमारा फॉर्मूला है 895/n² होगा, ठीक है। तो 895/n² मतलब 80 × 80, ठीक है। कितना करेंगे 895/6, 6400 हो जाएगा, जाएगा नहीं, ठीक है। अब ये जाएगा नहीं इसमें 895, तो 0 पॉइंट क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, 0 पॉइंट, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, ठीक है, बताइए, एक बार जाएगा, ठीक है। 6400 का अब 8,900 6,000 एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा। तो अब 8950 में से 6400 घटाओगे वाप, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 2550, ठीक है। 2550 में अगर आप दोगे, फिर से भाग दोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे तो जाएगा नहीं, फिर आप पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाओगे, ठीक है, कितना बचेगा 2550, 0 बढ़ाओगे तो ये जाएगा आपका 4 बार, ठीक है। डिवाइड कर लेते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कर लोगे, ठीक है। 0.14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप करके देखना एक बार, ठीक है। इसको ये कैलकुलेशन करनी है आपको, ये काटापीटी करनी है आपको, बस डायरेक्ट इसमें भाग दे देना है, इसका 6400 का इसमें दे देना है भाग, ठीक है। करके देखना इसको, ये तो 0.14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर इज यूज एज कटिंग फ्लूइड फॉर मशीनिंग। देखो यहाँ पे क्या है, मशीनिंग हम जब करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट मतलब कूल करता है, या फिर उसको जो छीलन होती है या फिर चिप्स होती है उसको फ्लो करने के काम में अभी आता है, और ठंडा करने के भी काम आता है, कूलेंट होता है, ठीक है। या लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन जो होता है वो दोनों काम करता है, कूलेंट भी करता है और लुब्रिकेट भी करता है। इसमें क्या है कि मशीनों में आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। जैसे कोई लूब ऑयल या फिर सॉलिड जो लुब्रिकेंट होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं, वो अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से करे जाते हैं अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ड्राई कंप्रेस्ड एयर की बात करेगी तो कटिंग फ्लूइड में ड्राई कंप्रेस्ड एयर तो किस में यूज़ करेंगे, इसमें कास्ट आयरन में। कास्ट आयरन की हम जब मशीनिंग करते हैं तो यहाँ पे ड्राई एयर का यूज़ करा जाता है, ड्राई एयर, सिर्फ सूखी एयर का यूज़ करा जाएगा। अब स्टील के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, ब्रास के लिए अलग होगा, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। एल्यूमिनियम में देखिए आप ड्रिलिंग करोगे तो आपको सॉल्युबल ऑयल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, ये लार्ड ऑयल, ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये यूज़ होते हैं। टर्निंग करोगे तो आप सॉल्युबल ऑयल यूज़ करोगे। ब्रास के केस में क्या है, ब्रास, ठीक है, पीतल होती है, ड्राई सॉल्युबल ऑयल केरोसिन, ठीक है, और लार्ड ऑयल ये भी यूज़ कर सकते हो, सॉल्युबल ऑयल। ब्रॉन्ज के लिए ड्राई सॉल्युबल ऑयल, लार्ड ऑयल और मिनरल ऑयल ब्रॉन्ज के लिए करते हैं, और टर्निंग के केस में सॉल्युबल ऑयल। कास्ट आयरन में हमको पता है हम ड्राई एयर यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच इज़ द प्योरेस्ट फ्रॉम आयरन। तो प्योरेस्ट फ्रॉम आयरन सबको पता होना चाहिए कि आयरन की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, रॉट आयरन, ठीक है। रॉट आयरन को हम पिटवा लोहा भी बोलते हैं हिंदी में, पिटवा लोहा, ठीक है, पता होना चाहिए, पिटवा लोहा बोलते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें पिटवा लोहा में मैं आपको बता दूं कि
आपका पिटवा लोहा में 0.027% कार्बन होता है। सबसे मेन चीज़ होती है कार्बन की। कार्बन कितना होता है इसमें याद कर लेना या फिर लिख लेना, 0.027%। ठीक है, ये कार्बन होता है जो क्या क्या करता है, इसको हार्ड बनाता है। कार्बन क्या करता है, स्टील या फिर आयरन को हार्ड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन हो गया। और रेल की जो पटरियाँ होती हैं, रेल रेल की पटरी होती हैं वो भी कास्ट आयरन की, आपकी रॉट आयरन की बनी हुई होती हैं। ठीक है, पिटवा लोहा की बनी होती हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कास्ट आयरन की परसेंटेज पूछी जाए आपको, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सीधे इस तरीके से। ठीक है, इसकी परसेंटेज, कार्बन की परसेंट पूछे है, कार्बन की परसेंट तो ये होती है, कार्बन की परसेंट आपकी 2 से 4.5, 2 से 4.5%। ठीक है, और यहाँ पे अगर हाई कार्बन स्टील की और पूछी जाए, हाई कार्बन स्टील की कार्बन परसेंट, तो ये होती है आपकी 0.8 से ये होती है 1.6। ठीक है, स्टील आती है आपके 2% से कम में, ध्यान रख लेना। 2% से कम अगर कार्बन होगी तो स्टील के केस में आ जाएंगी वो, और 2% से ज़्यादा होगी तो वो जाएगी आयरन के केस में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये चीज़ आपको पता हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वीडियो को सभी लाइक जरूर करना। ठीक है, कॉइनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, कॉइनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, देखो कॉइनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं सीधे सीधे, कुछ नहीं होता, आप पढ़ोगे इसको, आसान है। कॉइनिंग होता है कोल्ड फॉर्जिंग, एक अलग नाम रख दिया है इसका कोल्ड फॉर्जिंग में। ठीक है, तो जैसे जैसे कोल्ड फॉर्जिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी धातु होती है, जैसे मान लो आयरन है, आयरन, अब इस पर हम मशीनिंग करेंगे डायरेक्ट, हम सिंपली मशीन करेंगे अपने हाथों से, या फिर कोई भी प्रेस किया इसको, तो ये प्रेस तो होगा नहीं, तो इसको क्या करते हैं, हम भट्टी में गर्म करते हैं। ठीक है, भट्टी में इसको गर्म करेंगे, उसके बाद गर्म करने के बाद इसको इसमें आयरन डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ हम बनाएंगे, जैसे मान लो बेलन बनाना है या कुछ भी बनाना है, इस तरीके से हम बनाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है आपका हॉट फॉर्जिंग में। हॉट फॉर्जिंग का मतलब आप भट्टी का यूज़ कर रहे हो। कोल्ड फॉर्जिंग का मतलब क्या हो गया कि आपको जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, ठीक है, और जैसे कॉपर है, कॉपर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे अगर इसको हम कोल्ड फॉर्जिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कोइनिंग बोलते हैं। ऐसी धातु जिसको हम रूम टेम्परेचर पर फॉर्जिंग करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कोल्ड फॉर्जिंग या फिर कोइनिंग कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोल्ड फॉर्जिंग का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास अगर गोल्ड है, तो हम रूम टेम्परेचर, मतलब जितना भी हमारा रूम का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, इसको हम किसी भी अदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी एक सांचा है, ठीक है, इस सांचे को इसके अंदर दबा के अगर प्रेस किया जाए तो गोल्ड उसी सांचे में बदल सकता है। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है इसकी कोल्ड फॉर्जिंग या फिर कॉइनिंग की। इस तरीके से हो जाएगा ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रूम टेम्परेचर पे कोल्ड फॉर्जिंग करी जाती है, उसको हम कॉइनिंग कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। ए हैक्सो इज स्पेसिफाइड विच ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए प्लेट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पीएसयू में, और आईटीआई में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिप्लोमा वाले ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें आईटीआई की भी पूछ ली जाती हैं लो लेवल की। ठीक है, तो हैक्सो ब्लेड जो होता है उसको हम कैसे स्पेसिफाइड कर सकते हैं, मटेरियल के थ्रू या फिर लेंथ या विड्थ या नंबर ऑफ टीथ। तो देखिए लेंथ के थ्रू हम इसको स्पेसिफाइड करेंगे। ठीक है, हैक्सो ब्लेड को, अब ये देखिए हैक्सो ब्लेड आपके पास सामने देखो ये रखा है, ये हैक्सो ब्लेड होता है, आपको सभी को पता होगा। ठीक है, अब ये क्या है कि दिस इज़ द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट का मतलब एक तो होता है सिंगल पॉइंट, जैसे मान लो ये एक ही ये पॉइंट है तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, मान लो कोई भी। ठीक है, और मल्टी पॉइंट का मतलब हो गया बहुत सारे कटिंग टूल होंगे। देखो इसमें बहुत सारे कटिंग टूल हैं, ये देखो बहुत सारे कटिंग टूल हैं ये। ठीक है, तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो गया। मेड ऑफ द हाई कार्बन स्टील, ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, और मैंने बता दिया है 0.8 से लेके 1.6 तक कार्बन होती है इसके अंदर। ठीक है, और फॉरवर्ड कटिंग स्ट्रोक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि जो हम कटिंग करते हैं वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में करते हैं। ये तो हो गया बैकवर्ड, ये हो गया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हो गया। तो फॉरवर्ड कटिंग स्ट्रोक में ये काटता है हमेशा, ध्यान रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज आल्सो नॉन एज। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होती है, ठीक है, देखिए समझिए इस चीज़ को। हॉट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, लो वैक्स इन्वेस्ट कास्टिंग एंड लॉस्ट पैटर्न कास्टिंग एंड ऑल ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी हमें प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले सांचा होता है उसका, ठीक है, आपको कास्टिंग पढ़नी पड़ेगी। सांचा को हम मोल्ड बोलते हैं, मोल्ड, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मोल्ड जो क्या हो जाता है कि कास्टिंग करते समय वो क्या हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, ठीक है, या फिर उसका यूज़ नहीं होता, तो हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कहेंगे। इसी के अदर अदर नेम है, हॉट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी बोलते हैं इसको। लॉस्ट वैक्स मतलब बोलते हैं, वैक्स के भी होते हैं, वैक्स मतलब मोम का भी होते हैं। और लॉस्ट पैटर्न, तो पैटर्न का भी होता है, मतलब हम पैटर्न को भी लॉस्ट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, फिर नया से बनाते हैं। तो एक ही बार यूज़ होते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इसको बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़ें। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग किस लिए यूज़ करी जाती है, जैसे टरबाइन के ब्लेड बनाने हैं हमें, ठीक है, टरबाइन ब्लेड बनाने हैं, और सिलाई मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, स्विंग मशीन बोलते हैं, उसके पार्ट्स बनाने हैं, तो उसका यूज़ करा जाता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में, ठीक है। ये एप्लीकेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पे, ए सिलेंड्रिकल वर्क पीस ऑफ ए डायमीटर 20 mm एंड रोटेटिंग एट ए 300 RPM विल हैवी कटिंग स्पीड ऑफ। तो आपको यहाँ पे कटिंग स्पीड बतानी है कि क्या होगा। देखो कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है V = πdn/1000 मीटर पर मिनट, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको दिया है पाई इंटू डी, कितना दे रखा है, देखो डायमीटर आपको दे रखा है 20, तो 20 लिख दिया हमने। एंड एन कितना रखा है, RPM 300, ठीक है, 300 की स्पीड दे रखी है आपको, बट्टे 100, ठीक है, 1000 होता है, ठीक है, 1000 होता है। फार्मूला में πdn/1000 होता है मीटर पर मिनट। अब 2 0 से 2 0 काट दो, यहाँ पे 1 0 से 1 0, ठीक है, तो कितना बचेगा 6 पाई, इसका गुणा कर दिया इसमें, तो 6 पाई मीटर पर मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्रिएटर वियर टेक प्लेस इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम जानते हैं, ठीक है, सबको पता होगा, इस तरीके से बनता है, हम बना लेते हैं, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे क्रिएटर वियर जो होती है, क्रिएटर वियर ये हमें समझना है। क्रिएटर वियर जो होता है वो कहाँ होता है, ऑन द रैक सरफेस फेस ऑफ द कटिंग टूल। तो ये जो हो गया हमारा, जैसे मान लो टूल यहाँ पे ख़राब हो गया हमारा, इस जगह पे मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, टूल हमारा ख़राब हो गया, मैं कलर चेंज कर लूँ क्या, चलिए मैंने कलर चेंज कर लिया। अब मैं आपको सही तरीके से बता सकता हूँ, इस जगह पे मान लो इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये जो होगा वो क्रिएटर वियर होगा, क्रिएटर वियर, वियर मतलब हमारा यहाँ पे वियर कर करके हमारा टूल जो है वो ख़राब हो गया, ठीक है, तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा फेस। अब यहाँ पे बात करें, देखो क्रिएटर वियर ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का डिफ्यूज़न करके ये क्रिएटर वियर होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये ज़्यादातर मेनली ऑकर्स इन ए केस ऑफ ए डक्टाइल मटेरियल विद कंटिन्यूस चिप, मतलब हमारा डक्टाइल मटेरियल जब होता है ना, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल होता है तो हमारा कंटिन्यूस चिप निकलती है, तो कंटिन्यूस चिप ये क्या करती है, इस पर टूल पे टकराती है, इस कारण ये यहाँ पे हमें क्रिएटर वियर देखने को मिलता है। एक और होता है फ्लैंक वियर, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। देखिए तो ये चीज़ आपको कैसी लगी भाई, वीडियो कैसा लगा आपको बताना है सभी लोगों को, और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। और हम डेली वीडियो का टारगेट रखेंगे आपके कहने पे। आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा वीडियो में, ऐसी बात नहीं है, 10 15 20 मिनट जो भी लगेंगी आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है।